2003 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के राजधानी में कैंट थाना क्षेत्र में मुख्तार और उस समय कृष्णानंद जीवित थे, इनके बीच में क्रॉस फायरिंग हुई। दिन दहाड़े भोर में हुई। भोर में मतलब उजाला हो चुका था और पूरा को जब ये पता चला तो नींद उड़ गई कि अगर राजधानी में इस तरह से क्रॉस फायरिंग हो रही है तो फिर अगर इनको अंकुश नहीं लगाया गया तो पूरे उत्तर प्रदेश में क्या हो सकता है और एक सरकार की इमेज बहुत खराब होगी। हाई लेवल की मीटिंग हुई जिसमें मेरा चयन किया गया कि आप इन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं, पहले भी आप बनारस में पोस्टेड रहे सिविल पुलिस में, वहां डिस्ट्रिक्ट पुलिस में, और आप इन पे अंकुश लगाइए। और इसके लिए मैंने अपनी टीम बनाई, गिने चुने लोगों की टीम बन पाई, क्योंकि आप जानते हैं मुख्तार अंसारी का नाम सुनते ही और सबका लोग कांपने लगते हैं कि कौन जाए। कांपने इसलिए लगते हैं कि मुख्तार अंसारी का थोड़ा सा बैकग्राउंड में बता दूं कि इसने विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष रुंगटा जी का अपहरण किया, 5 करोड़ की फिरौती लेने की बात आई और उसके बाद भी मार के फेंक दिया। इसके साथ साथ पुलिस के एडिशनल एसपी के ऊपर, उदय शंकर जायसवाल जी के ऊपर इसने फायरिंग की। बनारस के पुलिस लाइन में घुस के इसने सिपाही का मर्डर किया। ये सब बातें सामने आई। आप सकते हैं कि वो कितना दुर्दान था, कितना बेखौफ था कि वो पूरा पुलिस लाइन में घुस के पुलिस के ऊपर फायरिंग कर रहा है। एक विश्व हिंदू परिषद जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन के कोषाध्यक्ष को किडनैप करता है, पैसा भी लेता है, मार देता है, जिसका केस चल रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुझे जब टीम का चयन करना हुआ तो मुझे भी सोचना तो कौन ऐसा है जो मौके से भाग न जाए, क्योंकि पुलिस में ये भी देखा गया है कि अधिकारी फंस जाता है तो छोड़ के टीम भाग जाती है। लेकिन मैं सौभाग्यशाली रहा कि मुझे बहुत अच्छी टीम मिली और उस टीम को लेके फिर मैंने इनका सर्विलांस में लिया, इन लोग का नंबर सर्विलांस में शासन की अनुमति से लिया। इसलिए जब शासन की अनुमति से आप लेते हैं सर्विलांस में कोई चीज तो एविडेंस एक्ट के तहत कवर होती है और परिस्थिति जाने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के रूप में वो मान्य है। और इसी बीच में ये बात प्रकाश में आई जनवरी 2004 में कि मुख्तार अंसारी किसी सेना के भगोड़े बाबूलाल यादव नाम के सिपाही से एक लाइट मशीन गन LMG खरीदना चाहता है और इसमें सहयोग उसका एक्स गनर जो रिटायर हो गया था, मुन्नर यादव, हेड कांस्टेबल से रिटायर हुआ था, वो इसका सहयोग कर रहा था, क्योंकि मुन्नर यादव बाबूलाल यादव का सगा मामा था जो सेना से भागा था LMG लेकर। तो ये पूरा प्रकरण जब सामने आया, मेरी टीम ने इंटरसेप्ट किया तो हम लोग अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया, वरिष्ठ अधिकारी लोगों ने और ऊपर बताया, इस पर मीटिंग हुई और अंत में हुआ कि नहीं, इस लाइट मशीन गन को जिसकी डील होनी थी 25 जनवरी को, ये कहा गया कि इसको आप हर हालत में मुख्तार के पास जाने से पहले रिकवर करिए, क्योंकि अगर उसके पास चली गई तो न जाने कितना खून खराबा होगा। और ये चिंता इसलिए ज्यादा थी क्योंकि लाइट मशीन गन, आपने पूरा क्राइम का अगर इतिहास उठा लीजिए पूरे इंडिया का, तो ज्यादा से ज्यादा AK-46 या AK-56 का प्रयोग की बात आई है। लाइट मशीन गन किसी क्रिमिनल द्वारा अब तक प्रयोग नहीं किया गया। आतंकवादियों की बात छोड़ दीजिए जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, लेकिन आम लोगों द्वारा इधर पूरे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो या कहीं भी हो, इस तरह के लाइट मशीन गन का कभी प्रयोग नहीं हुआ और न अभी तक हुआ है। ये पहली रिकवरी हमने की थी। तो जब इन लोगों ने कहा कि नहीं, इसको रिकवर करिए, क्योंकि ये लाइट मशीन गन अगर चली गई तो 1 मिनट में ये 500 से ऊपर फायर करेगी और इसकी फायर पावर बहुत ज्यादा होती है। और इसी वजह से मुख्तार अंसारी डेस्परेट था कि हमको किसी तरह से ये लाइट मशीन गन मिल जाए, क्योंकि इसके जो विरोधी थे कृष्णानंद राय, उनकी बुलेट प्रूफ जो थी स्कॉर्पियो, वो राइफल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ थी, तो राइफल को ये भेद देती है। इसलिए ये लाइट मशीन गन को हर हालत में चाहता था कि मुझे मिल जाए ताकि मैं अपने विरोधी को मार सकूं। खैर, शासन ने कहा कि इसको किसी तरह रिकवर करिए। अंत में मैंने अपनी टीम के साथ रेड डाला। 24 तारीख की रात में ये फाइनल डील हो रही थी
कि सवेरे डिलीवर करना है, पैसा वैसा लेके सब तय हो गया था, 1 करोड़ में सौदा। और मैंने बाबूलाल यादव जो भगोड़ा था उसको चंदौली जनपद उत्तर प्रदेश के वहां के एक थाना बलुआ था, वहां से मैंने उसको गांव से पीसीओ पर बात करते समय उठाया, क्योंकि मैं तो उसके लगातार पैरेलल लिसनिंग पर सुन रहा था सब बातें। तो वो पीसीओ से आगे बार बार बात करता था मुख्तार अंसारी और उनके गुर्गों से। तो ये बात जब चल रही थी डील की, तो मैं पास पहुंचा और वहां पे इसको बात करते हुए कंफर्म हुआ कि यही है, और फिर मैंने उसको वहां से दबोचा, कस्टडी में लिया और मैंने उससे फिर कड़ाई से पूछताछ किया। तो उसने बताया कि ये लाइट मशीन गन मेरे पास नहीं, मेरे मामा के पास है, जो मुख्तार के एक्स गनर है, हेड कांस्टेबल से रिटायर हुए मुन्नर यादव, उनके पास है। फिर इसको लेके मॉर्निंग में, रात में ही मैं पहुंचा मुन्नर यादव के यहाँ। शुरू में नानुकर किया उसने, लेकिन फिर उसको जब लगा कि ये बता चुका है तो उसने वो चीज लाके हम लोग को दी और रिकवर हो गई। अब ये बात जब मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया तो लोग इतने खुश हो गए कि ये तो बहुत बड़ी रिकवरी हुई है शैलेंद्र, बहुत बड़ा काम किया तुमने। और तत्काल सब लोग ऊपर से लेकर नीचे तक मुझे शाबाशी देने लगे। और भोर में फिर गए हम लोग जहां रिकवर हुआ था, चौबेपुर थाना था वाराणसी जिला के अंतर्गत, वहां पर एफआईआर लिखी गई। एफआईआर जो शुरू में लिखी गई तो उसमें उन लोगों का लगता है दबाव था, उसमें पोटा शब्द नहीं लिखा गया था, जबकि उस समय पोटा एग्जिस्ट करता था, उसकी धाराएं नहीं थी। क्योंकि हम लोग तो रिकवरी मेमो दाखिल करते हैं, मेरे नेतृत्व में मैं ही वादी था उसका था और मैंने उसको दाखिल किया था। उसके बाद एफआईआर लिखी जाती है, पोटा उन लोग अपना जो भी धाराएं हैं संबंधित वो लिखते हैं। तो जो एफआईआर उन्होंने दिखाई कि ये आपकी लिख गई एफआईआर, तो उसमें पोटा शब्द नहीं था। और शायद इन लोगों ने वो एफआईआर ऊपर भेज दी थी कि साहब इसकी कॉपी ओपी जो हुई और जैसे भी सूचना दे दी थी कि ये धाराएं लगी हैं। वो सिंपल आर्म्स एक्ट की धाराएं थी जो होता है किसी भी आर्म्स रिकवरी में। और इसको दोपहर तक इन लोग नहीं जान पाए, फिर बाद में मैंने उसको भेज के रूल बुक दिखा के और पोटा बढ़वा लिया। रूल बुक के हिसाब से एग्जिस्ट करता था पोटा, और अंत में उन लोग को धारा पोटा लगाना पड़ा। जब पोटा लग गया इस पे और ये सूचना शाम को फ्लैश हुई मीडिया के माध्यम से, अब पूरा एकदम से सबकी हालत खराब इसलिए खराब हो गई कि आर्म्स एक्ट के तहत जिसके पास आर्म्स रिकवरी हुआ, एमुनेशन रिकवरी हुआ, वो दोषी हुआ। तो जो इसका गनर एक्स था, उसका भांजा था, वो दोषी मुख्तार और ऊपर इनके आकाओं के निगाह। लेकिन जैसे पता चला पोटा लगा है तो पोटा में बात करने वाला भी उतने दोषी हो गया। अब यहां से मुसीबत शुरू हुई मुख्तार अंसारी की। मुख्तार एकदम से घबरा गया कि तो पोटा लग गया है। इसने अपने तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री जो इनके आका थे उनको संपर्क किया और मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार फिर निर्देश नीचे आने लगे। और मेरे पास फिर वो अधिकारी लोग कहने लगे कि शैलेंद्र ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। हमने क्या हुआ? क्या मुख्यमंत्री जी बहुत नाराज हो गए कि पोटा क्यों लग गया? तो हमने कहा सर पोटा लगा नहीं है, पोटा एग्जिस्ट कर रहा है तो पोटा तो लगेगा ही। आप पोटा खत्म तो नहीं कर सकते, ये केंद्र का है, तो पोटा तो लगेगा ही। अब पूरा इन लोग हालत खराब, मुझसे कहने लगे, मुलायम सिंह जी बहुत नाराज है, उस समय मुख्यमंत्री थे, इसको आप खत्म करिए। तो हमने कहा सर आप लोग पुलिस अधिकारी हैं, कोई एफआईआर लिखने के बाद खत्म कैसे हो सकती है? आप भी जानते हैं ना उसको फाड़ा जा सकता है ना बदला जा सकता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी आई वो आपके सामने है, बाकी आपको इन्वेस्टिगेशन करना है, जो तथ्य मिलेंगे वो आप काम करेंगे, लेकिन एफआईआर नहीं चेंज कर सकते आप। जब ये बात मैंने कही तो इन लोगों को फिर पसीना छूटना शुरू। फिर इन लोगों ने शायद ये बात ऊपर बताई मुलायम सिंह जी को, जैसा इन लोगों ने मुझे बताया। तो मुलायम सिंह जी को जब इन लोगों ने समझाया तो कि सर बदला नहीं जा सकता, तो मुलायम सिंह ने कहा ठीक है, या इन लोगों ने जो भी रास्ता निकाला कानूनविदों से सलाह लेके कि शैलेंद्र सिंह अपने बयान में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो, दूसरा आईओ इसका करेगा, हम तो वादी थे, उसमें मुख्तार का नाम डाले। फिर इन लोगों ने मुझे संपर्क किया 25 तारीख को ही शाम को रात में कि आप एक काम करिए, ठीक है एफआईआर न बदलिए, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने अपने बयान में मुख्तार का नाम मत लीजिए। तो हमने कहा सर क्या ये पॉसिबल है?
कि हम एफआईआर के वादी हैं, जो मैंने लिखाया है और बयान में हम उससे मुकर जाए, तो क्या न्यायालय में पूछा नहीं जाएगा कि आपने मुख्तार का नाम क्यों नहीं लिखा, जबकि एफआईआर में पहले ही लिखा है आपने, और एविडेंस में टेप में सब कुछ है, आप भी जान रहे हैं, तो कैसे ये बदल सकता है। अब इन लोगों को एकदम से चक्कर आ गया कि ये लड़का तो सुनने से रहा। फिर मैंने इन लोगों की परेशानी देख के मैंने कहा कि लाइए मैं मुख्यमंत्री जी के से बात करके उनको एक्सप्लेन करूं, आप बताइए। तो मुझे वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो आपसे कि आपकी बात, आपका नाम सुनते ही वो आग बबूला हो जा रहे हैं और आप नहीं बात करेंगे। हमने कहा ठीक है, फिर आप लोग जानिए। तो 24/25 की रात में पकड़ा गया, एफआईआर लिखा गया, शाम तक ये सब नाटक चलता रहा और मुख्यमंत्री जी इतना नाराज हुए कि उसी 25/26 के रात में आईजी, डीआईजी, एसएसपी सबका ट्रांसफर हो गया।